Welcome to Y.MGMT MBA. So in our previous class, we have completed scope of working capital and types of working capital. तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंट्स का एक टॉपिक कवर कराया था जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसमें मैंने वर्किंग कैपिटल में आपको बताया था स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एज वेल एज विथ मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये अकाउंट्स का मैंने लास्ट टॉपिक यहाँ पे कवर कराया था, बट अकाउंट्स में हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज मैंने सोचा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मैं आपको एक नया टॉपिक कवर कराती हूँ जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इस थ्योरी ऑफ डिमांड में कुछ और हम लोग सब टॉपिक्स हमने लिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड, मतलब कि अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसके क्या क्या उस चीज़ में होना चाहिए, मतलब क्या डिज़ायर है, वांट है, मतलब इंसान के पास बिलिंग होनी चाहिए उस चीज़ को परचेज़ करने की, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी वो डिज़ायर होनी चाहिए। एंड फैक्टर अफेक्टिंग और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हमने लिया है वो है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिमांड थ्योरी बेसिकली होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाऊँ कि डिमांड थ्योरी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर, मतलब ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कंज्यूमर के डिमांड और प्राइस के बीच में। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज को किस प्राइस पे वो डिमांड करते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है कि हमने गुड्स या सर्विसेज किस प्राइस पे डिमांड की है, वो होता है, वो हमारा क्या होता है, डिमांड थ्योरी होता है। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो डिमांड थ्योरी क्या है, ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर की डिमांड किस प्राइस पे कितनी है, मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस प्राइस पे कंज्यूमर किस क्वांटिटी में डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिमांड थ्योरी है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिमांड थ्योरी इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस इन द मार्केट। तो डिमांड थ्योरी है क्या चीज़, ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। क्यों इसको प्रिंसिपल बोला गया, क्योंकि डिमांड जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, और डिमांड को पता करना मतलब कि मार्केट, जैसे आपकी कोई बिजनेस है, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है ये भी पता रहना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर डिमांड की जा रही है तो उसकी किस प्राइस पे उसको सेट किया जाएगा, ये प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हमारा जिस पॉइंट पे कट होता है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, उस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। मतलब वहाँ पे जो प्राइस आता है ना, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हुआ, वो जो प्राइस होता है वो प्राइस हमारी सेट हो जाती है उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस इन द मार्केट। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के बीच में, कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर कौन से गुड और कौन से सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं किस प्राइस पे। ठीक है, तो कंज्यूमर के डिमांड एंड प्राइसेस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डिमांड थ्योरी। ठीक, इट इज़ द वन ऑफ द कोर थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो, देखिए दो तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक माइक्रो होता है एक मैक्रो होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम लोग बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे अब डिमांड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि डिमांड इज सिंपली द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए डिमांड क्या होता है, डिमांड का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस क्वांटिटी में आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, एंड इसके लिए आप विलिंग भी इसको परचेज करने के लिए, ऑल्सो आप एबल भी है, मतलब आप केपेबल है कि आप उतना अमाउंट पे करके उस गुड्स को और उस सर्विसेज को अपने लिए खरीद सकते हैं। ठीक, एक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो ये क्या होता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड, जहाँ पे अदर थिंग्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि जो अदर चीज़ें, अदर थिंग्स जो है हमारी, अब ये जो यहाँ पे लिखा है ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहेगी। तो डिमांड में ये कहा जाता है कि जब हम लोग डिमांड पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो डिमांड होगा, एक तो और दूसरा उसका प्राइस होगा। यहाँ पे बस हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसिस पे अपने डिमांड की एनालिसिस करेंगे। जो अदर थिंग्स हैं वहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ जाते हैं कंज्यूमर के, इनकम आ गई कंज्यूमर की। ठीक, इसी तरह प्राइस आ गया, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। अब रिलेटेड गुड्स में भी दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड बेसिकली होता क्या है, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। अगर कोई टी ज़्यादा पीता है, अगर उस वक्त टी की प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो उस वक्त क्या होगा, वो स्विच कर जाएगा कॉफ़ी पे। तो ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, एक को रिप्लेस करके दूसरा आ गया।
और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ साथ में किया जाता है, जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल। तो बाइक अगर आप खरीद रहे हो और बाइक आपको चलानी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो इन दोनों का यूज़ क्या होता है, साथ में होता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। और इसीलिए ये क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं, ये हमारे अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि डिमांड क्या होता है, डिमांड बेसिकली वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है एंड उसके केपेबल भी होता है कि वो उसके लिए पेमेंट कर सके फॉर एक सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के अंदर, ठीक है? जहाँ पे कोई और चीज़ उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ना ही उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने वाला है, ना ही उसकी इनकम कम या ज़्यादा होने वाली है, ना ही उस रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई भी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है? People demand goods and services in an economy to satisfy their wants such as the food, healthcare, clothing, एंटरटेनमेंट, शेल्टर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीपल जो हैं कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अपनी इकॉनमी में डिमांड करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों? देखिए, सेटिस्फाई करने के लिए जैसे कि फूड है, हेल्थ केयर है, क्लोथिंग है, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है? The demand for a product at a certain price reflect the satisfaction that an individual expect from consuming the product। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है अगर एक सर्टेन प्राइस पे उसकी हो रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का, ठीक है? अब देखा गया कि 100 रुपीज़ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये कि इस 100 रुपीज़ की प्राइस पे जो सेटिस्फैक्शन है एक इंडिविजुअल का, वो बढ़ रहा है। तो हमें क्या पता चलता है कि किस प्राइस पे हमारे कंज्यूमर जो है उनका सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है, एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ठीक है? अब कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे कोई प्रोडक्ट को खरीद रहा है और उसको खरीद के वो सैटिस्फाइड है, तो हमने ये चीज़ पता चला कि हाँ, हमारे कंज्यूमर 100 रुपीज़ इस प्रोडक्ट को के लिए पे करने के लिए तैयार है। मतलब कि 100 रुपीज़ पे वो उनका मन सैटिस्फाइड है कि हाँ, हम 100 रुपीज़ पे करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक? दिस लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन इज़ रेफर्ड टू एज़ यूटिलिटी एंड इट डिफर फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन भी अगर हम लोग देखें, तो ये हर कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करता है। कैसे? अब देखिए, कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली का है, तो वो 100 रुपए किलो दाल थोड़ा-सा उसको महँगा लगेगा, ठीक है? मान लीजिए कि पल्सेस अगर 100 रुपीज़ है, तो वो महँगा लगेगा, ठीक है? लोअर में अगर चले जाएँ, फिर भी वो मिडिल क्लास वाले क्या करेंगे? फिर भी खरीद लेंगे, ठीक है? अगर इससे भी लोअर वाले पे हम लोग चले जाएँ, ठीक? तो 100 रुपीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक? तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन हुआ ना, वो चेंज हो गया पर्सन टू पर्सन। ठीक, अब जिसकी इनकम बहुत अच्छी है, उसके लिए कुछ थोड़ा महँगा खरीदना उतना बड़ी बात नहीं है, वो ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बट जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए थोड़ा-सा महँगा खरीदना बहुत बड़ी बात होती है और वो हो सकता है कि उस चीज़ को अफ़ोर्ड भी ना कर सकें। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो सैटिस्फैक्शन लेवल होता है, हर कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर डिफ़र करता है। ये सैटिस्फैक्शन लेवल के बारे में जो यूटिलिटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये यूटिलिटी के भी चैप्टर में मैंने आपको कवर कराया है, ठीक? द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। देखिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज़ की जो डिमांड होती है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इट्स यूटिलिटी टू सैटिस्फाई वांट और नीड। कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी क्या मतलब कैपेबिलिटी है कि वो किस हद तक किसी भी पर्सन की नीड या वांट को सैटिस्फाई कर सकती है। कितनी उसकी अंदर कैपेसिटी है कि वो मेरी वांट और नीड को सैटिस्फाई कर सकती है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट की कैपेसिटी हम लोग देखेंगे, क्या उसकी क्षमता है कि वो हमारी नीड, हमारे वांट को सैटिस्फाई कर ले, तो पहला ये है। दूसरा क्या है, द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे फॉर द गुड एंड सर्विसेज़। और दूसरा ये है कि कंज्यूमर की कितनी एबिलिटी है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज़ के लिए वो पे कर सकते हैं। क्या जो भी वो गुड एंड सर्विसेज़ चाहते हैं और उनको लगता है कि हाँ, ये गुड जो है वो हमारे नीड को सैटिस्फाई कर सकता है, या फिर ये सर्विस जो है वो हमारी नीड को सैटिस्फाई कर सकता है। तो क्या वो उस चीज़ के लिए पेमेंट भी उतना कर सकते हैं? तो ये 2 फैक्टर होते हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं। अफ़ेक्ट क्या मतलब कि जिसके बेसिस पे डिमांड जो है डिपेंड करता है, ठीक? गुड्स एंड सर्विसेज़ का। फैक्टर अफेक्टिंग मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक? तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहले हमने ये पढ़ा कि जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कितनी कैपेबिलिटी है आपकी नीड को सैटिस्फाई करने की। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि कंज़्यूमर की कितनी कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट के लिए पे करने की, ठीक? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैं आगे आपको ये चीज़ बताती हूँ कि इवैल्यूएटिंग डिमांड इन एन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस। देखिए, डिमांड को इकोनॉमी में इवैल्यूएट करना मतलब कि अगर आपकी किसी चीज़ के बिजनेस है, ठीक है? सपोज़ मान लीजिए कि आपके बिजनेस से और आप चिप्स के पैकेट्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, ठीक है? वेफर्स बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, ये चीज़ पता करेंगे। और ये पता करना भी मस्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा और उसी हिसाब से प्राइसिंग होगी उसकी, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस इन फ्यूचर ग्रो करे, तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या चल रही है, ये पता लगाना ज़रूरी है, ठीक है? और लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू, जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में कवर कराऊँगी। जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, इसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, वो किस प्राइस लेवल पे उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी और सेल होगी वो।
ठीक? किसी भी चीज़ की प्राइस लेवल अगर हमें पता करनी है तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड से पता करते हैं, ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ मैं आपको आगे बना के बताऊँगी दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व एंड हमारा डिमांड कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उस जगह जो पॉइंट आता है ना, जो कॉमन पॉइंट होता है, वो पॉइंट को हम लोग प्राइस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा प्राइस क्या होता है, सेट होता है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हमारे इक्वल होते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उनका कर्व, वो हमारा क्या होता है, फाइनल प्राइस सिलेक्ट हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड वी कैन इवैल्यूएट प्राइस लेवल व्हेन सप्लाई इक्वल डिमांड प्राइसेस आर सेट टू बी इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब हम लोग आगे यहाँ पे से नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड। अब डिमांड है तो डिमांड के लिए क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे किसी चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर का मतलब कि हमारी चाहत होनी चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है? मनी टू सैटिस्फाई डिज़ायर। अब हम कोई चीज़ चाहते हैं खरीदना, ठीक? सपोज़ मुझे कोई टेडी बियर पसंद है, अब वो टेडी बियर 1000 का है, तो मेरे पास एटलीस्ट 1000 होना चाहिए कि मैं अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकूँ, उसको खरीद सकूँ, ठीक? विलिंगनेस टू स्पेंड है, मतलब अगर आपके पास पैसे हों, तो सिर्फ़ पैसे होने से ही आप अपने डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वो चाहत भी होनी चाहिए कि मैं उतनी कीमत उसके लिए पे करूँ। मतलब पे भी मैं करना चाहूँ, मेरे मन में ये होना चाहिए कि मैं पे भी करूँगी उसके लिए, ये नहीं कि बस पैसा है। अगर पैसा होगा और मैं चाहूँगी नहीं उसके लिए पेमेंट करना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं अपने डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो पैसे के साथ-साथ हमारे अंदर विलिंगनेस भी होना चाहिए कि हम चाहें कि हाँ, ₹1000 हम लोग देकर अपने लिए एक टेडी ले लें, ठीक? 4th क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है? जिस हिसाब से क्वांटिटी हम लोग डिमांड करते हैं, जैसे कि आपने मार्केट में अगर देखें, तो किसी भी चीज़ की डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्राइस तुरंत बढ़ा दी जाती है। सेम वे अगर किसी भी चीज़ की प्राइस डिमांड अगर कम होती है, तो उसकी प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है? रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। ऑल्सो हमारा डिमांड इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस समय किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे कि आप ये चीज़ देखिए कि विंटर के सीज़न में ही सबसे ज़्यादा वूलेंस की डिमांड होती है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम एंड क्वांटिटी डिमांड जो आप कर रहे हैं ना, जो भी आप चीज़ कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, उस कमोडिटी जो आप डिमांड कर रहे हैं और जो समय जो चल रहा है, उसमें उसके बीच में भी रिलेशनशिप होता है, ठीक? जैसे कि जब शादी होती है, तो शादी के टाइम क्या होता है, जो भी उसकी चीज़ें जो खरीदी जाती है लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। विंटर है तो विंटर में क्या चीज़ें होती हैं, हमारे वूलेंस की डिमांड ज़्यादा होती है। मानसून है तो मानसून में रेनकोट की डिमांड ज़्यादा होती है, अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट डिमांड के जिनके बेसिस पे डिमांड इंकर होती है, किसी की भी डिमांड रेज़ होती है। हमारे अंदर वो डिज़ायर होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ खरीदें, उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हम पे कर सकें। पे करने की हमारे अंदर वो भी होनी चाहिए कि हम चाहें कि हम पे करके उसको खरीद लें। हमारे जो भी गुड्स हम लोग चाहते हैं खरीदना, उसकी डिमांड एंड प्राइस के बीच में अच्छा रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई गुड खरीद रहे हो और है वो छोटी-सी, आपको लगता है कि इसकी कीमत होनी चाहिए 50 और वो है 500 की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, जिस टाइम पे आप उस कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, वो टाइम एंड जो कमोडिटी आप डिमांड कर रहे हैं, वो भी उसके भी बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे रिलेशनशिप कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस समय आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप उस चीज़ को यूज़ करोगे ना। तो डिमांड इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब जो थर्ड पार्ट हमने इसका रखा था, वो हमने क्या रखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ना डिमांड के डेफिनेशन में कि यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड ही बस 2 चीज़ होते हैं। बाकी जो भी फैक्टर्स होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। वो कांस्टेंट रहने वाले कौन से फैक्टर है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेकंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर थर्ड, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 मैंने दिए हैं बट स्टिल और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक-एक करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रेफ़रेंस के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो कस्टमर बिहेवियर अफेक्टेड बाय पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, ऑक्यूपेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। देखिए, कंज्यूमर प्रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो उनके प्रेफ़रेंसेस होते हैं, वो चेंज होते हैं, ठीक है? अब मैं जिस चीज़ को अपने प्रेफ़रेंस पे रखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी उस चीज़ को प्रेफ़रेंस पे वैसे ही रखे। प्रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी देना किसी चीज़ को, प्रेफ़र करना, ठीक है? क्या आप प्रेफ़र करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि अगर खाने में मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, बर्गर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या प्रेफ़र करूँगी? पिज़्ज़ा खाना, ठीक है? अब कोई सेकंड पर्सन है, उसको बर्गर ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा नहीं, तो वो क्या प्रेफ़र करेगा? सबसे पहले बर्गर खाना। तो ऐज के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, अब ऑक्यूपेशन जैसे अब ऑक्यूपेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सपोज़ कोई टीचिंग के प्रोफ़ेशन में है, ठीक है? टीचिंग के प्रोफ़ेशन में है, तो उनके लिए बुक्स ज़्यादा वैल्युएबल होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीदना चाहेंगे, तो यहाँ पे उनकी प्रेफ़रेंस अलग है,
ठीक है? यहाँ पे उनकी प्रेफ़रेंसेस अलग है। अब मान लीजिए कि कोई सेल्स पर्सन है, ठीक है? वो सामान बेचता है, तब उनके लिए बुक्स तो उनकी प्रेफ़रेंस पे नहीं रहेगा ना, उनके लिए क्या रहेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले सो दैट कि वो उनके पास जो प्रोडक्ट उनको सेल करना है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट वो दे सके, कर सके उनके सामने और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों डिफरेंट लोग हैं, दोनों डिफरेंट ऑक्यूपेशन में हैं, तो इनका प्रेफ़रेंस भी अलग-अलग है, ठीक? यहाँ पे सेकंड मैंने दिया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड्स मैंने आपको रिलेटेड प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था ना प्रोडक्ट और गुड्स देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इनको एक साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है? और सब्स्टिट्यूट को क्या करते हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने ये चीज़ लिखा है कि इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल डिक्रीज़ इन डिमांड ऑफ अदर। जैसे सपोज़ मान लीजिए बाइक की प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग अब प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में मैं आपको पढ़ाऊँगी बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ। किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। अगर बाइक की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई इसका मतलब बाइक की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। अब बाइक की जब डिमांड ही कम हो जाएगी, जब लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है कि पेट्रोल का भी तो सेल नहीं होगा। है ना? तो ये क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए, जिनको साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक? अब वैसे ही हम लोग देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने ये लिखा है इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ अदर। अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है, सपोज़ टी की मतलब कि चाय पत्ती की अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग चाय पीना कम कर देंगे। चाय पत्ती खरीदेंगे ही नहीं और लोग स्विच कर जाएँगे किस चीज़ पे? कॉफ़ी पे। तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है कि हम टी को ना पीकर हम कॉफ़ी को पिएँगे। अब टी को हटाओ, अब कॉफ़ी को लाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी प्राइस बढ़ी टी की, लेकिन डिमांड बढ़ गई कॉफ़ी की। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड। जो ये चीज़ भी कहा जाता है, ये भी क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया था ना कि कौन से फैक्टर जो वो रहते हैं रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, ये भी वाला भी पॉइंट जो है उसमें आता है। थर्ड क्या है हमारा कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम में हम क्या पढ़ेंगे जैसे हायर द कंज्यूमर इनकम हायर द डिमांड, ठीक समझे। अब जाहिर सी बात है किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम हायर है या फिर इंक्रीमेंट उसकी हो रही है तो उनकी किसी भी चीज़ की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसी तरह किसी की अगर इनकम कम हो रही है, वैसे इनकम तो ऐसे चांस कम होता है कि वापस से कम हो, लेकिन अगर किसी की इनकम अगर कम हो रही है तो उनकी उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर किसी की इनकम ही बंद हो गई, जैसे कोविड पीरियड में हमने देखा था कि बहुत लोगों को ड्यूटी से उनके जॉब से निकाल दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी इनकम बंद हो गई तो उनकी डिमांड भी खत्म हो गई, डिमांड भी उनकी कम करनी पड़ी। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फॉर अ हायर इनकम और हायर प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब जाहिर-सी बात है कि हायर इनकम वाले जो ग्रुप के लोग होते होंगे, वो उनके चांसेस रहते हैं कि वो हायर प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन फॉर हायर इनकम और हायर प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब जिसकी प्राइस ज़ाहिर-सी बात है कि किसी की इनकम बहुत अच्छी खासी है, तो वो हाई प्राइस वाले गुड्स खरीद सकता है, ठीक है? अगर किसी की इनकम जो है लो है, ठीक है? तो वो उतनी क्वांटिटी नहीं डिमांड कर सकता। समझ रहे हैं ना मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं एक हाई इनकम ग्रुप वाले से वो हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, बट एक लो इनकम ग्रुप वाला जो पर्सन है उससे हम लोग उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम। तो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन भी उनके इनकम के हिसाब से बदलता रहता है। उनका एक्सपेक्टेशन अब किसी की इनकम अच्छी है तो हाई प्राइस वाले भी चीज़ खरीद सकता है, बट किसी की इनकम लोअर है, कम है, लो है, तो वो नहीं खरीद सकता है हाई प्राइस वाली चीज़। तो ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। फिफ्थ क्या है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज हाई डिमांड गेट रिड्यूस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा लॉ ऑफ डिमांड हमारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्टर अफेक्टिंग बता दिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं कि अगर किसी रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस बढ़ गई तो इनकम अगर इंक्रीज़ हो गई और डिक्रीज़ हो गई, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ही चेंज हो गए। तो अब जैसे कि क्या है कि जैसे जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो लोग लड़कियां ज़्यादातर यूज़ करती हैं कि सूट वूट पहनना है, ऐसा चीज़ें। अब वो फेस्टिवल खत्म हुए, अब उनको चाहिए कि जीन्स पहने, शॉर्ट पहने, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। टेस्ट चेंज हो गया तो प्रेफर भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ प्रेफर करने लगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ उन्होंने प्रेफर करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने एक पढ़ा प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज होती है तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भाई उनकी पास अच्छा खासा पैसा है तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। नहीं है उनके लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं तो उतने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं हाई प्राइस की चीज़ें वो खरीद सकते हैं। उनका क्वांटिटी जो डिमांड करेंगे वो कम रहेगा। ठीक। इसी तरह हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड पढ़ा जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हमारी डिमांड किस-किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। आज मैंने से पूरा डिमांड की मीनिंग डिमांड थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिमांड थ्योरी में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, कंज्यूमर कोई भी चीज़ अगर डिमांड कर रहा है उसकी एंड उसकी उस प्रोडक्ट की प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमने ये जाना। आज वाले से मैंने आपको ये भी बताया कि डिमांड होता क्या है, किसी भी क्वांटिटी को अब किसी भी प्रोडक्ट को गुड्स एंड सर्विसेज़ को अगर आप डिमांड करते हैं तो
उसके लिए आपको विलिंग भी होना चाहिए कि उसके लिए पे करें एंड एज़ वेल एज़ आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आप पे करें और ये सब कुछ करना है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको ये सब कुछ करना है, ठीक है? जहाँ पे जो रिमेनिंग अदर फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर मैंने आपको लास्ट में कवर कराया है ना, वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे बस काम रहेगा 2 चीज़ों का, या तो डिमांड और प्राइस, बस 2 चीज़ों का। अब पीपल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं अपने डिमांड को, अपने वांट्स, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगी, वांट, डिज़ायर एंड नीड के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये तीनों चीज़ अलग-अलग होते हैं। वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर कराऊँगी उसको, ठीक है? उसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि द डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला क्या फैक्टर होता है कि जो भी आप चीज़ें डिमांड कर रहे हो ना, वो किस तरीके से आपकी यूटिलिटी को फुलफिल करेगा, किस तरीके से आपको सैटिस्फाइड करेगा। दूसरा ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, ठीक है? अब ये तो सोच लिया कि हाँ, ये प्रोडक्ट है, हमारे चीज़ को, हमारे मन को सैटिस्फाई कर देगा। लेकिन क्या आप उस प्रोडक्ट के लिए पे भी कर पाने के लिए तैयार हो? क्या विलिंग हो? क्या आपके पास एबिलिटी है, कैपेबल हो कि आप उतना पैसा दे सकते हो? तो ये 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है? जिसके बेस पे हमारा डिमांड होता है, डिमांड डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने ये भी आपको थोड़ा-सा बताया कि हाँ, हमारी जो प्राइस जो सेट की जाती है, वो किस चीज़ के बेसिस पे सेट की जाती है, जहाँ पे हमारा सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वेट करते हैं, जहाँ पे उनके कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो प्राइस रहती है, वो हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये जो मैंने आज ये आपको वीडियो कवर कराई, ये डिमांड चैप्टर की बेसिक है। ठीक है, ये डिमांड चैप्टर की स्टार्टिंग है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैंने आपको कवर कराया। पर हाँ, इन बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे कि आपको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पूछा जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो लॉ ऑफ डिमांड में आप स्टार्टिंग डिमांड थ्योरी से भी कर सकते हैं, ठीक है? डिमांड थ्योरी से आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पेज भी भरेंगे और डिमांड थ्योरी में जो भी कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे मैंने एकदम टू द पॉइंट आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिख पाए हैं, जिसको आप पूरा का पूरा उठा के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, एज़ वेल एज़ अपने प्रेजेंटेशन में भी डाल सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में कवर कराऊँगी, एज़ वेल एज़ उसके साथ में प्राइस इक्विलिब्रियम भी आपको कवर कराऊँगी, ठीक है? एज़ वेल एज़ से यहाँ पे मैं ये चीज़ भी बता दूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक? सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ अगर हो सके तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा पूरा टारगेट है कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट को, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी एमबीए के कॉन्सेप्ट होते हैं, एज़ वेल एज़ से अगर आप कमेंट करके कुछ और भी कहना चाहें, तो वो मैं उस सबको कवर कराऊँगी, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।